गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल इजी फिजिक्स में, जिसमें निशान सर आपको फिजिक्स पूरा पढ़ाते हैं और मैं आपको इंग्लिश और हिंदी के सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का रेनबो जो किताब चलता है क्लास 12 में बिहार बोर्ड में, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आइए बिना देर किए हुए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो बच्चों ये किताब आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये डायरेक्ट कोई चैप्टर नहीं लिखे हैं, गांधी जी आर्टिकल नहीं लिखे हैं, ये तो गांधी जी के किताब से निकाला गया एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट समझते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे आप केक खाते हैं तो केक में से एक टुकड़ा निकालते हैं, तो वैसे ही एक टुकड़ा निकाला हुआ है महात्मा गांधी की इस पुस्तक से, जिस पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये अब आप पूछिएगा कि सर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, स्वयं लिखित जीवनी। अगर आपने अपनी जीवनी स्वयं लिखा है तो स्वयं लिखित जीवनी के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड होगा? ऑटोबायोग्राफी। थोड़ा सा हम आपको चैप्टर से भटकाना चाहेंगे। देखो बाबू, बायोग्राफी, अभी आपने एक फिल्म देखी होगी 2-3 साल पहले आई थी संजू, संजय दत्त के जीवनी पर आधारित थी, लेकिन संजय दत्त ने उसको खुद नहीं लिखा है, उसमें अनुष्का शर्मा जो रोल किया है एक रिपोर्टर का, वो लिखती है। तो आपकी जीवनी अगर कोई और लिखेगा तो उसको बायोग्राफी कहेंगे, लेकिन अपनी जीवनी स्वयं लिखिएगा तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या उल्टा करके पूछ सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच राइटर। तो आप वहां पर महात्मा गांधी। अब याद करना, मैंने यहाँ महात्मा गांधी को राइटर का दर्जा दिया है क्योंकि यहाँ पर आप उनको इंग्लिश राइटर के रूप में पढ़ रहे हैं, ना तो यहाँ पर वो फादर ऑफ नेशन है, ना तो यहाँ पर वो स्वतंत्रता सेनानी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी एक राइटर के रूप में आप उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब गांधी जी एक और पत्रिका में लिखते थे बच्चों, उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। अब यंग इंडिया क्या थी बच्चों? तो एक मैगजीन थी। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका। तो गांधी जी के द्वारा निकाली गई इस पत्रिका में गांधी जी ने इसको आर्टिकल के रूप में भी छपवाया था। आर्टिकल का मतलब एक लेख होता है। ठीक है बाबू। तो अब एक क्वेश्चन और बनेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है ये किस पत्रिका में छपा था, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं यंग इंडिया। अभी चैप्टर शुरू करने से पहले इतनी सारी बात। अब गांधी जी के बारे में ये चैप्टर है, तो गांधी जी के बारे में तो इंडिया में पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि इनका जन्म हुआ था 1869 में और 1948 में इनकी हत्या हुई थी। अब याद करना, एक वर्ड होता है असैसिनेटेड। जब किसी महान व्यक्ति की हत्या होती है तो उसको किलिंग या मर्डर न कह के हम लोग क्या कहते हैं? असैसिनेटेड। असैसिनेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी महान व्यक्ति की हत्या। अब याद करो, अभी मैंने मार्टिन लूथर किंग वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी ये चर्चा किया गया था वर्ड। तो गांधी जी की भी 1948 में हत्या की गई थी। बाकी आप गांधी जी के बारे में और बात लिख सकते हैं। ही इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ नेशन, उनको बापू नाम से भी बुलाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले 2-3 पॉइंट मैं आपसे फिर से चर्चा करना चाहूंगा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज रिटन बाय, तो महात्मा गांधी पहला ऑब्जेक्टिव बना। महात्मा गांधी की किस पुस्तक से लिया गया है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी जीवनी थी? तो महात्मा गांधी की। उल्टा करके बोल सकते हैं। और गांधी जी एक पत्रिका में लिखते थे, उस पत्रिका का नाम क्या था बच्चों? यंग इंडिया। 4 ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन गए। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, और चैप्टर के हेडिंग पर ही आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। बाबू हम इसमें थोड़ा सा अंतर करना चाहेंगे, सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या अंतर है? कल्चर आपके ऊपर दिखाई देता है, आपका कपड़ा पहनावा ओढ़ावा, आपके खान पान, आपके नृत्य कला। और सिविलाइजेशन वर्ड आपके अंदर के मोरल बिहेवियर को दर्शाती है, आपकी सभ्यता को दर्शाती है। तो इसी में इन्होंने चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं। क्या कहा
पहली ही लाइन से स्टार्ट किया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। बाबू साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग भी बताते चलेंगे। बीटन का मतलब ऐसा तो पीटना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जाएगा हराया जाना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। भारत ने जिस सभ्यता का उदय किया है, इसको दुनिया में कोई भी सभ्यता हरा नहीं सकती। क्यों भाई? तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि चाइना गो टू जापान। चाइना वाले किसको फॉलो करते हैं? जापान को। और जापान फॉलोज चाइना, और जापान वाले किसको फॉलो करते हैं? चाइना को। लेकिन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन सिविलाइजेशन। अब मैंने यहाँ पर एक और वर्ड का यूज किया बच्चों, इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब निकाला जाना, ठीक है। चाइना वाले जापान को, जापान वाले चाइना को, और जितने भी पश्चिमी देश हैं, ऑल वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो रोमन सिविलाइजेशन। ठीक है बाबू, जितने भी पश्चिमी देश हैं ये किसको फॉलो करते हैं? तो एक देश है बच्चों रोम, तो रोम से बना रोमन सिविलाइजेशन। तो ठीक है, लेकिन भारत ने अपनी सभ्यता का उदय स्वयं किया है, और जो स्वयं होता है वो ओरिजिनल होता है, ये किसी का कॉपी नहीं होता है। इसलिए भारत की सभ्यता को दुनिया में हराया नहीं जा सकता। पहला पॉइंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी ये पूछता है कि व्हाई इंडियन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। तो आपको बोलना है बाबू कि चाइना गो टू जापान, जापान गो टू चाइना, एंड ऑल वेस्टर्न कंट्री फॉलो रोमन सिविलाइजेशन, बट इंडिया हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन सिविलाइजेशन, सो इट कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। इसलिए भारत को, ठीक है, चाइना वाले जापान को, जापान वाले चाइना को, और जितने भी पश्चिमी देश होते हैं वो रोम की सभ्यता का पालन करते हैं। लेकिन भारत ने अपनी सभ्यता का उदय स्वयं किया है, इसलिए भारत की सभ्यता को हराया नहीं जा सकता है। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तैयार होगा। अब इन्होंने कहा, अब इन्होंने आगे क्या कहा, तो इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इन्होंने अंतर किया। ठीक है, भारतीय सभ्यता और विदेशी सभ्यता में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर इन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता किसको वैल्यू देती है? हार्ड वर्किंग को, जबकि विदेशी सभ्यता किसको वैल्यू देती है बच्चों? लग्जरियस लाइफ को। याद करो, हार्ड वर्किंग से क्या होगा? तो हमारा शरीर मजबूत बनेगा, एंड हमारे सभ्यता में क्या सिखाया गया है? परफेक्ट हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आपको किसी धन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आरामदायक जिंदगी में रहिएगा तो आप ही का शरीर कमजोर बन जाएगा और आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। और हमारी भारत की सभ्यता में सिखाया भी क्या जाता है? प्रथम सुख निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया। तो इसी बात पर इन्होंने ध्यान दिया कि हमारे सभ्यता में सिखाया जाता है कि परफेक्ट हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ। देखो बच्चों, ठीक है, भारत की सभ्यता और विदेशी सभ्यता में इन्होंने अंतर किया। दूसरा अंतर क्या है बच्चों? भारत की सभ्यता किसको वैल्यू देती है? आइडियलिज्म को, जबकि विदेशी सभ्यता किसको वैल्यू देती है? मैटेरियलिज्म को। मैटेरियलिज्म का मतलब होता है बच्चों पदार्थवाद, मतलब बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस पर वैल्यू देती है कहाँ की सभ्यता? विदेशी सभ्यता। जबकि भारत की सभ्यता में क्या सिखाया गया बाबू? प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया राजा हरिश्चंद्र का, इन्होंने एग्जाम्पल दिया महात्मा बुद्ध का। ऐसे ऐसे लोग जो अपने संपत्ति को सिर्फ एक वचन निभाने के लिए छोड़ के चले गए, और यहाँ हम लोग रुपया पैसा को वैल्यू नहीं देते हैं। जबकि विदेशी सभ्यता में क्या होती है? मेटेरियलिज्म की। विदेशी सभ्यता को इन्होंने क्या कहा? विदेशी सभ्यता गॉडलेस है, इसमें ईश्वर का नामो निशान नहीं है, इसमें सिर्फ किसको वैल्यू दिया जाता है? पैसे को वैल्यू दे दिया जाता है। तो बाबू जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, यहाँ दूसरा एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका तैयार हुआ कि राइट द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो आपको लिखना होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन गिव्स वैल्यू टू हार्ड वर्किंग, भारत की सभ्यता कड़ी मेहनत को वैल्यू देती है, जबकि विदेश सभ्यता आरामदायक जिंदगी को वैल्यू देती है। आरामदायक जिंदगी से क्या होगा? शरीर बीमारियों का घर बनेगा और हमें वैद्य और डॉक्टर घेरे रहेंगे। जबकि हमारे सभ्यता में सिखाया गया है कि परफेक्ट वेल्थ, हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आपको किसी धन की आवश्यकता नहीं है, धन अपने आप आपके पास आएगा। भारत की सभ्यता गॉड की पूजा होती है, माता पिता की पूजा होती है, जबकि विदेश सभ्यता गॉडलेस है। बच्चों ये पॉइंट सभी लोग को क्लियर हुआ। अब पेज को मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं। तो आगे इन्होंने क्या कहा? बड़ी अच्छी लाइन है बच्चों, उस लाइन को मैं लिखना चाहता हूं। उस लाइन को लिखा है इन्होंने कि ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड।
ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, बड़ा अच्छा लाइन है। और लिखा गया है बच्चों, द मोर इट गेट और द मोर इट वांट्स। आदमी का दिमाग बिना थकने वाली चिड़िया है बच्चों, और इसको जितना भी दे दो इसकी इच्छाएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। बात सही है बाबू, बिल्कुल सही है। जब पैदल चलने वाला साइकिल वाले को देखता है तो उसका मन करता है कि काश मेरे पास साइकिल होती। साइकिल वाला वो बाइक वाले को देखता है कि हमको पैंडल मारना पड़ रहा है, वो सिर्फ ऐसे कर रहा है, उसकी गाड़ी इतनी स्पीड चली जा रही है। बाइक वाला क्या खुश है, बाइक वाला सोच रहा है कि हमको धूप लग रहा है, धूल लग रहा है, बारिश लग रही है, कि काश कार होता। कार मिलती है तो कार वाले अपने महंगी कार लेते हैं और दुनिया से हाय हाय करता हुआ इंसान इसी तरह क्या हो जाता है बच्चों, चला जाता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि आदमी का जो दिमाग है वो रेस्टलेस बर्ड है। बाबू किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर लेस लग जाएगा ना तो उसकी मीनिंग उल्टा हो जाती है। जैसे केयर मतलब सावधान, लेकिन केयरलेस मतलब लापरवाह। स्टेन मतलब दाग या धब्बा, स्टेनलेस मतलब क्या हो जाता है, दाग धब्बा विहीन। तो बच्चों याद रखना इस पॉइंट को कि किसी वर्ड में अगर लेस लग जाता है तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, और द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, और एट लास्ट रिमेन अनसेटिस्फाइड। और हम लोग अंत में क्या रह जाते हैं बच्चों, अनसेटिस्फाई होकर के दुनिया से चले जाते हैं। अनसेटिस्फाई वर्ड का मतलब होता है असंतुष्ट होकर के दुनिया से क्या होते हैं, हम लोग चले जाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट हैप्पीनेस। याद रखना बाबू, सबसे बड़े धन की बात होगी तो परफेक्ट हेल्थ है, और सबसे बड़ी खुशी की बात होगी तो सबसे बड़ी खुशी क्या है बच्चों, पर्सनल सेटिस्फैक्शन क्या है, तो ये बेस्ट हैप्पीनेस है। ये सबसे बड़ी दुनिया में क्या है बच्चों, तो खुशी है। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। और इन्होंने प्रूफ करने के लिए कहा कि जाओ जाके अमीरों को देखो, वाई रिच आर सीन अनहैप्पी। अगर सब कुछ पैसा ही होता तो वाई रिच आर सीन अनहैप्पी एंड पुअर आर सीन हैप्पी। अगर ऐसा क्यों होता है, इन्होंने एक सवाल हमसे कहा कि रिच लोग, अगर पैसा ही सब कुछ होता है तो मेरे सवाल का जवाब दो, रिच लोग अनहैप्पी क्यों है, ना खुश क्यों है, और गरीब लोग को मैंने ठहाके लगाते हुए देखा है। बच्चों ये बिल्कुल बात सही है। आप भी इस बात को ऑब्जर्व कर लीजिए, आपके भी कोई रिलेटिव्स होंगे जो जितने ही अमीर होंगे वो उतने ही ज्यादा अनहैप्पी होंगे, इधर उधर 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 करते होंगे। लेकिन जितने गरीब आपका इज्जत करेंगे और आपका रेस्पेक्ट करेंगे और जितना आपका आदर सत्कार करेंगे और उनको ठहाका लगाते हुए आप हंसते देखेंगे, उतना अमीरों को नहीं देखे होंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा क्योंकि अमीरों के पास सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं है और गरीबों के पास सेटिस्फैक्शन नाम की चीज है। बाबू मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेहनत मत करिए, आप पैसा मत कमाइए, खूब मेहनत करिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन एक संतुष्टि भी मन में होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब यहां से हम लोग आगे क्लास को बढ़ाएंगे। अगले पॉइंट में गांधी जी ने क्या कहा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में कि अब तक आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ है, तो वेयर इज वर्ल्ड फेमस गिबॉन सिविलाइजेशन। गिबॉन कहाँ की सभ्यता थी बच्चों? इटली की। वेयर इज वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जो कहाँ की थी? ग्रीस की। कहाँ गए फेरोज, जो कहाँ के रूलर थे? इजिप्ट के। याद रखना इन तीनों से क्वेश्चन बनता है। ये लोग हमसे पहले थे लेकिन पहले हमसे नष्ट क्यों हो गए? क्योंकि इनकी सभ्यता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी भारत की, और भारत की सभ्यता जब से बनी है तब से आगे बढ़ी है, तब तक ये कभी न नष्ट हुई है और ऐसा चलता रहा तो आगे भी नष्ट नहीं होगी। इस बात पर 100% मोहर लगा के गांधी जी ने इस बात को कहा है कि वेयर इज गिबॉन, वेयर इज एटिक, वेयर आर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट फेरोज। तो याद रखना गिबॉन कहाँ की सभ्यता थी? इटली की। एटिक कहाँ की सभ्यता थी? तो ग्रीस की। फेरोस कहाँ के रूलर थे? तो इजिप्ट के। लेकिन ये सभी लोग बर्बाद हो गए क्योंकि इनकी सभ्यता में वो स्थायी स्तंभ नहीं थे जो भारत की। कौन कौन सा स्थायी स्तंभ? तो इंडियन सिविलाइजेशन गिव्स वैल्यू टू हार्ड वर्किंग एंड आइडियलिज्म। क्लियर है? गांधी जी ने इस बात पे एक और लाइन कहा, हैव यू सीन इन एनी अदर सिविलाइजेशन, क्या तुमने किसी अन्य सभ्यता में देखा है? क्या भाई? तो एक राजा की तलवार, किंग्स स्वॉर्ड। बच्चों स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। इज इंफेरियर, इंफेरियर का मतलब होता है बच्चों कमजोर, इंफेरियर वर्ड का मतलब कमजोर। ठीक है? इंफेरियर
टू द वर्ड्स ऑफ सेंट। बच्चों, भारत में राजा की तलवार को भी कमजोर माना गया है साधु संत की आवाज के सामने। या इसी लाइन को उल्टा करके लिख देते हैं बच्चों, द वर्ड्स ऑफ सेंट आर सुपीरियर टू किंग्स स्वॉर्ड। इसी बात को उल्टा करके लिख देते हैं, भारत में राजा की तलवार को भी कमजोर माना गया है साधु संत की आवाज के सामने। साधु संत की आवाज को ही ज्यादा वैल्यू दिया गया है राजा की तलवार के सामने। ऐसा किसी और सभ्यता में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल है किसका? तो हमारे आदर्श का, ये हमारे विचारों का, कि हम लोग बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया को नहीं मानते हैं, हम लोग आदर्शवाद पर टिके हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे के पॉइंट पर विचार करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि व्हाट यू टॉक अबाउट डेवलपमेंट 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 डेवलपमेंट, क्या करते रहते हो? विकास करो विकास करो विकास करो। आप किस चीज को विकास मानते हैं? आप किस चीज को विकास मानते हैं? तो आप इसी को नहीं विकास मानते हैं कि विलेज बड़े बने और क्या बने? टाउन। टाउन बड़े बने, क्या बने? सिटी। और सिटी बड़े बने तो क्या बने? तो मल्टीप्लेक्स सिटी। ठीक है बच्चों, हिंदी में समझो, गांव बड़े बने, शहर बने, शहर बड़े बने, नगर बने, नगर बड़े बने तो महानगर बने। अगर आप इसको विकास मानते हैं तो मैं इसे विकास नहीं कहता हूं। मिट्टी के घर से अगर आप 5 तल्ला मकान बना लिए, आपकी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गई, तो मैं इसे विकास नहीं मानता हूं। मैं का मतलब विशाल सर नहीं, मैं का मतलब यहाँ महात्मा गांधी को कहा जा रहा है कि मैं इनको विकास नहीं मानता हूं। विकास क्या है देखना और समझना इसको। इन्होंने कहा कि whenever I go to multiplex city और large city, जब भी मैं बड़े शहरों की तरफ जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं? बड़े शहर में भीड़ है, मानते हैं ये लोग बड़े हो गए, लेकिन बड़े शहरों में से भीड़ जमा है। और वो भीड़ भी कहाँ जमा है? चाहे तो हॉस्पिटल के चारों तरफ, और चाहे तो वो भीड़ जमा है किसके चारों तरफ? और कोर्ट के चारों तरफ। और ये दो चीज को हम लोग गांव वाले एकदम वैल्यू नहीं देते हैं। बच्चों इसको थोड़ा सा आराम से समझना। महात्मा गांधी ने किस बात पर बल दिया था? कि शरीर अच्छा होगा तो तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, गांव में भी लड़ाई झगड़ा हुआ ए और बी के बीच में बच्चों, तो क्या सी और डी सुलह करेगा कभी? नहीं। जब सुलह करेंगे तो ए और बी करेंगे। तो ये बड़े शहर के लोग क्यों नहीं समझते हैं? और वो कोर्ट में जाते हैं और एडवोकेट्स को पैसा देते हैं और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को पैसा देते हैं, जबकि मैं ये दोनों चीज को सेकेंडरी मानता हूं और बड़े शहर वाले इसे प्राइमरी मानते हैं। अब प्राइमरी का मतलब जिसके बिना काम न चले अति आवश्यक, और सेकेंडरी का मतलब जिसके बिना काम चल जाए। तो हमारे गांव में भी लोग बीमार पड़े, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इतने भयंकर बीमार नहीं पड़े जितने बड़े शहर के लोग बीमार पड़े। हमारे गांव में भी झगड़ा हुए, लेकिन रिकॉन्सिलेशन एक वर्ड है बच्चों, रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन वर्ड का मतलब होता है सुलह कर लेना। ठीक है, झगड़े को मिटाना, सुलह कर लेना। लेकिन हम लोगों ने उसको आपसी सुलह से सॉल्व किया। लेकिन बड़े शहरों में भीड़ तो है, चाहे तो हॉस्पिटल के चारों तरफ, चाहे कोर्ट के चारों तरफ। और बड़े शहरों में इन्होंने क्या देखा बच्चों? बड़ा अच्छा लाइन है, देखना। बड़े शहरों में हायर द थीफ सिटिंग ऑन हायर द प्लेस। इस बात को समझना, बड़े शहरों में जितना बड़ा चोर है उतने बड़े गद्दी पर बैठा है। अब बाबू समझ जाना कि चोर किसे कहा गया है। जितना बड़ा चोर है उतने बड़े गद्दी पर बड़े शहरों में बैठा है। लेकिन हमारे गांव में अगर चोर पकड़ा जाता था तो उसको हम लोग गांव से निकाल देते थे। लेकिन बड़े शहरों में जहां जितना बड़ा चोर है उतने बड़े राजगद्दी पर बैठा है। तो आप ही लोग बताइए बच्चों, जहां का राजा ही चोर है, क्या वैसे जगह में जाकर के रहना उचित है? गांधी जी ने अपने टाइम में ये बात लिखी है। ठीक है, और बड़े शहरों में क्या हुआ? पुअर्स आर लूटेड बाय रिच। और बड़े शहरों में जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को क्या करते हैं? लूटते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसलिए मत जाओ बड़े शहरों में जहां अमीर लोग गरीबों को लूटते हैं, जहां जितना बड़ा चोर उतने बड़े गद्दी पर बैठा है। ठीक है,
जहां भीड़ तो है लेकिन हॉस्पिटल और कोर्ट के चारों तरफ है। अपने शहरों में रहो, अपने खेत में खेती करो, अपने परिवार के साथ रहो, और इसी को ट्रू होम रूल कहा गया है बच्चों। फिर से मैं चर्चा करना चाहूंगा, ट्रू होम रूल क्या है। इस पैराग्राफ का निचोड़ है ट्रू होम रूल। मत जाओ बड़े शहरों में जहां अमीर गरीबों को लूटते हैं, जहां जितना बड़ा चोर उतने बड़े गद्दी पर बैठा है, जहां भीड़ तो है लेकिन हॉस्पिटल के और कोर्ट के चारों तरफ है। अपने घर में ही रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने खेतों में खेती करो, और इसी का नाम है बच्चों ट्रू होम रूल। इसको इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो सुनिए। डोंट गो टू लार्ज सिटीज, इन लार्ज सिटीज पुअर्स आर लूटेड बाय रिच, इन लार्ज सिटीज हायर द thief sitting on higher the place, crowd is there but around hospitals and court, stay in your village, stay with your family and farm into the same field in which your ancestors are plowing thousands years ago, जिसमें तुम्हारे पूर्वज हजारों साल से खेती करते आ रहे हैं, तुम खेती करो, और इसी को ट्रू होम रूल कहा गया। ठीक है, अब इस चैप्टर के कंक्लूडिंग पॉइंट पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसीलिए अब गांधी जी ने क्या कहा कि क्या है सिविलाइजेशन भाई, तो मुझसे पूछो तो गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन है पाथ ऑफ ड्यूटी। बाबू बच्चों बात समझो, हम सभी को बहुत सारे कर्तव्य दिए गए हैं। आप स्टूडेंट होंगे, अभी कोई किसी का बेटा होगा, कोई किसी की बेटी होगी, कोई किसी का भाई होगा, किसी का बहन होगा, तो आपके इतने कम उम्र में ही देखिए आपके साथ कितने सारे कर्तव्य बंधे हुए हैं। भाई के साथ भाई का कर्तव्य, बहन के साथ बहन का कर्तव्य, एक स्टूडेंट के रूप में कर्तव्य, किसी के बेटा के रूप में कर्तव्य। तो इस कर्तव्य को अगर आप बढ़िया से निभाते हैं तो यही आपका सिविलाइजेशन है। और बच्चों, और इन्होंने क्या कहा कि हमारे गुजराती में अगर आप सिविलाइजेशन का मतलब पूछते हैं तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। आपको जो काम दिया गया उस काम को अच्छे से करो, यही है बच्चों सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है बाबू, अभी आप लोग इतना देर पढ़े तो इस पढ़ाई का फायदा कैसे होगा। मैं तो स्पीड में पढ़ाता चला गया, अब कुछ पॉइंट्स वाइज मैं इस पर डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पॉइंट वाइज डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इंडियन पॉइंट वाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है भाई। इज टेकन फ्रॉम, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा ये कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट इससे क्या बनेगा, जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, इसीलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो आप लिख सकते हैं माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो आप इसमें लिख सकते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं बच्चों कि दिस आर्टिकल, यानी ये वाला चैप्टर भी वाज ऑल्सो पब्लिश्ड इन, ये और कहाँ छपा था बच्चों, तो ये छपा था एक मैगजीन में, जिस मैगजीन का नाम क्या है बच्चों, यंग इंडिया। क्लियर है इतना क्वेश्चन। गिबॉन कहाँ की सभ्यता है, थोड़ी देर पहले, तो गिबॉन वर्ड रिलेटेड कहाँ है बच्चों, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इटली। ठीक है, एटिक कहाँ का है, एटिक इज रिलेटेड टू, तो ये कहाँ का है बच्चों, ग्रीस का। फेरोस कहाँ से रिलेटेड है, फेरोस रूलर थे, तो फेरोस इज रिलेटेड टू, तो ये थे बच्चों इजिप्ट के। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं ताकि आप देख लें। थोड़ा सा कैमरा को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कितना पॉइंट था, पॉइंट का नंबरिंग 6, 7वें पॉइंट से बना सकते हैं क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज रियल वेल्थ? गांधी जी के हिसाब से असली धन क्या है बच्चों? तो आप बोल सकते हैं हेल्थ। अब हेल्थ में भी क्या कौन सा वर्ड लगाना है? परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, और यही क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? गांधी जी के हिसाब से असली खुशी क्या है? तो इसका आंसर देना चाहेंगे पर्सनल सेटिस्फैक्शन, है ना पॉइंट। इन लार्ज सिटीज, बड़े शहरों में आपने क्या देखा? क्राउड को देखा, लेकिन गैदरिंग वर्ड का मतलब होता है जमा होना। क्राउड इज गैदरिंग अराउंड, कहां पर भीड़ जमा है बच्चों? तो चाहे तो हॉस्पिटल के चारों तरफ और चाहे तो कोर्ट के चारों तरफ, अराउंड हॉस्पिटल एंड कोर्ट। ठीक है, इन लार्ज सिटीज पुअर्स आर लूटेड बाय, बड़े शहरों में किसके द्वारा लूटे जाते हैं? तो अमीरों के द्वारा। ठीक है, एक पॉइंट है, हायर द थीफ, जितना बड़ा चोर होगा वो क्या करेगा? सिटिंग ऑन हायर प्लेस। ठीक है, और क्वेश्चन भी बनेंगे। किंग्स स्वॉर्ड इज इंफेरियर, राजा की तलवार को कमजोर माना गया है। टू, किससे भाई? तो वर्ड्स ऑफ सेंट, साधु संत की आवाज से राजा की तलवार को क्या माना गया है बच्चों? कमजोर माना गया है। ठीक है, अब इंडियन सिविलाइजेशन किसको वैल्यू देता है बच्चों? इंडियन सिविलाइजेशन गिव्स वैल्यू टू, याद रखना दो पॉइंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्ड वर्किंग, और वो दूसरा पॉइंट है बच्चों आइडियलिज्म। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इस पर एक बार और चर्चा कर देंगे फास्ट थोड़ा सा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन गिव्स वैल्यू टू, अगर वेस्टर्न की बात करेंगे तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन गिव्स वैल्यू टू, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट। मैटेरियलिज्म, विदेशी सभ्यता किसको वैल्यू देती है? मैटेरियलिज्म को। बा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे बच्चों। ठीक है, एक दो और पॉइंट बनेंगे, एक दो और पॉइंट बनेंगे। लास्ट पॉइंट कितना हुआ? 14। ह्यूमन माइंड इज, तो इसको क्या कहा गया है बच्चों? रेस्टलेस बर्ड। ह्यूमन माइंड को रेस्टलेस बर्ड कहा गया है। ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ये लाइन याद रखना। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कोई पूछा जा सकता है, द मोर इट गेट और द मोर इट वांट्स। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स। ठीक है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे नहीं, चाइना फॉलोज, चाइना वाले किसको फॉलो करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। तो वहीं किसी क्षेत्र में जापान किसको फॉलो करता है भाई? दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो चाइना। लेकिन सभी वेस्टर्न कंट्रीज किसे फॉलो करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑल वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो, किसको फॉलो करते हैं सभी वेस्टर्न कंट्रीज बच्चों? तो रोमन सिविलाइजेशन।
क्लियर है? ऑल वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो रोमन सिविलाइजेशन। अब याद करो बाबू, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सिविलाइजेशन मीन्स, गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन क्या है बच्चों? तो पाथ ऑफ ड्यूटी। लेकिन यही बात करें कि इन गुजराती सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? तो गुड कंडक्ट होगा। ठीक है, अब आइए ये सारे पॉइंट्स, अब मैं स्क्रीनशॉट जाता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। पढ़ाई के दौरान इतने सारे पॉइंट्स बने, अब एक बार इन पर सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया। क्लियर है बाबू? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब जीवनी, तो किसकी जीवनी है बच्चों? तो महात्मा गांधी की। ये आर्टिकल और कहां छपा था, ये लेख और कहां छपा था? तो उस समय की एक मैगजीन थी, जिस मैगजीन का नाम था यंग इंडिया। अब मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ाया था कि गिबॉन कहां से संबंधित है? तो इटली। एटिक कहां संबंधित है? तो ग्रीस। और फेरोस कहां के रूलर थे? तो इजिप्ट। ये पॉइंट भी अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी व्हाट इज रियल वेल्थ। अब ये एल है बच्चों, गांधी जी के हिसाब से असली वेल्थ क्या है, असली धन क्या है? तो परफेक्ट हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ। गांधी जी के हिसाब से असली खुशी क्या है बच्चों? तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन, अगर आप आत्मसंतुष्ट है तो सबसे बड़ी खुशी है। अगला है बाबू, बड़े शहरों में भीड़ कहां जमा है? तो चाहे तो वो भीड़ हॉस्पिटल्स के चारों तरफ है, और चाहे तो वो भीड़ कोर्ट के चारों तरफ है। आपने एक फिल्म देखा होगा गब्बर, गब्बर इज बैक। उसमें आपने देखा होगा कि मरे हुए लाश को भी हॉस्पिटल वाले भर्ती कर लेते हैं, और फिर अक्षय कुमार उसका वीडियो बनवाते रहता है, और आप देखते हैं कि 5-5.5 लाख का बिल बनवा देता है। तो गरीब को अमीर लोग लूटते हैं बड़े शहरों में। इन लार्ज सिटीज पुअर्स आर लूटेड बाय रिच, इसी की चर्चा कर रहे थे हम लोग। हायर द थीफ सिटिंग ऑन हायर प्लेस, जितना बड़ा चोर होगा उतने बड़े गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि वो उतना ही घूसखोरी करेगा, उसके पास उतना ही पैसा होगा और वो बड़े पोस्ट पर होगा। ठीक है, किंग्स स्वार्ड, किंग्स और स्वार्ड, स्वार्ड का मतलब होता है बच्चों तलवार। बड़े शहरों में राजा की तलवार को भी कमजोर माना गया है, किससे? तो साधु संत की आवाज से। सेंट का मतलब संत, साधु संत। भारत की सभ्यता किसको वैल्यू देती है बच्चों? तो 2 पॉइंट है, हार्ड वर्किंग को भी और आइडियलिज्म को भी। जबकि विदेशी सभ्यता किसको वैल्यू देती है? मेटेरियलिज्म। विदेशी सभ्यता क्या है बच्चों? तो गॉडलेस है। ठीक है, अगला, ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, आदमी के दिमाग की तुलना किससे किया है? तो बिना थकने वाली चिड़िया से। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आता है। चाइना फॉलोज जापान, जापान फॉलोज चाइना, और जितने भी पश्चिमी देश होते हैं वो किसको पालन करते हैं? तो रोम को। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पाथ ऑफ ड्यूटी। और गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स के साथ आज मैंने आपका ये फर्स्ट चैप्टर एकदम कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब इसमें किसी तरह का सवाल आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इंग्लिश हिंदी के ग्रामर, पूरा इंग्लिश हिंदी और हिंदी व्याकरण के लिए आप चिंता ना करें, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक टेक केयर।